नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक और मेरे साथ हैं अदिति। आइए दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। हरियाणा में चल रहा जाट आंदोलन आज दिल्ली पहुंच गया। जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में जाट समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे जाटों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। बड़ी संख्या में गाड़ियों, ट्रैक्टर, ट्रॉलियों से दिल्ली पहुंचे जाटों की वजह से कई जगहों पर ट्रैफिक जाम लग गया। लोग जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं और देखेंगे भारी संख्या में यहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं और भारी पुलिस बल भी यहां पर तैनात किया गया है। और उसी के साथ जो कि दिल्ली में एंट्री करने के जो बॉर्डर हैं वहां पर भी जाम लगने की संभावना बिल्कुल जताई गई है, क्योंकि जो कि गुरुग्राम का एरिया है, गुरुग्राम से दिल्ली आने का जो कि रास्ता है, और उसी के साथ में क्योंकि बहादुरगढ़ है, रोहतक रोड है, वहां पर भी भारी जाम लग सकता है। जाट आंदोलन की अगुवाई अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के नेता यशपाल मलिक कर रहे हैं। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में प्रदर्शन और उग्र होगा। देखिए, ना मुझे जिंदगी भर राजनीति करनी, ना राजनीति में जाना। जो घटिया सोच उनकी है, उनको सरकार ने, जनता ने एक बार चुन के भेज दिया। ये आखिरी टाइम उनका है। हरियाणा के कई जाट नेताओं का आरोप है कि यशपाल मलिक जाटों को भड़का रहे हैं और आंदोलन को सुलगाना चाहते हैं। जाट नेता यशपाल मलिक को बाहरी बता रहे हैं। यशपाल मलिक वेस्ट यूपी के जाट नेता हैं। आरोप है कि यशपाल मलिक जाट आंदोलन के जरिए यूपी में अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन को शुरू हुए आज 33 दिन पूरे हो गए हैं। जाट आंदोलनकारी हरियाणा में ओबीसी कैटेगरी के तहत नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। पिछले आंदोलन के दौरान गिरफ्तार लोगों को रिहा करने और केस वापस लेने की भी प्रमुख मांग है। पिछले आंदोलन में मारे गए लोगों के परिवार को सरकारी नौकरी देने की मांग है। जाट आरक्षण की मांग पर आंदोलनकारियों ने 26 फरवरी को हरियाणा में काला दिवस मनाया था। जाट नेताओं ने आने वाले दिनों में हरियाणा से जरूरी चीजों की सप्लाई रोकने की धमकी भी दी है। दिल्ली में छात्र संगठन एबीवीपी ने आज लेफ्ट समर्थित छात्र संगठनों के खिलाफ मार्च निकाला। एबीवीपी ने इस मार्च को सेव डीयू मार्च नाम दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संगठनों के बीच दंगल जारी है। एबीवीपी का सेव डीयू मार्च भारी सुरक्षा के बीच निकाला गया। एबीवीपी का आरोप है कि आईसा से जुड़े वामपंथी सोच वाले बाहरी छात्र डीयू कैंपस में आकर पढ़ाई का माहौल खराब कर रहे हैं। रामजस विवाद पर आरएसएस के सर कार्यवाहक भैयाजी जोशी ने लेफ्ट पर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर छात्रों को उकसाने का आरोप लगाया है। वहीं लालू यादव ने हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के कल दिए गए बयान पर कहा कि एबीवीपी के खिलाफ आवाज उठाने वाली डीयू की छात्रा को टॉर्चर किया जा रहा है। देखिए, हमारी लड़ाई तो उन देशद्रोही तत्वों से है जो कैंपस में माओइस्ट वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं, कैंपस में अलगाववादियों के समर्थन में माहौल तैयार करते हैं और इसीलिए यहाँ पर कश्मीर की आज़ादी और भारत की बर्बादी के नारे लगाते हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों से हमारा विरोध है। मैं अभी कहा है हमने कि यहाँ पर देश का विरोध करने वालों का कोई समाज जीवन में स्थान नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी परिषद वाला सब गंदा गंदा वायरल करके उस लड़की को टॉर्चर कर रहा है। इसको संभल के व्यवहार करे। वहीं रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज कहा कि वो अभिव्यक्ति की आजादी का समर्थन करते हैं, बशर्ते वो कानून के दायरे में हो। लेफ्ट ने पर्रिकर के बयान पर कहा कि देश को गुमराह किया जा रहा है। अरे देश के अंदर कौन है देशभक्त, कौन है देशद्रोही, इसके बारे में स्पष्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान स्पष्ट है। हमारे देश के अंदर कानून, अगर कानून का उल्लंघन होता है तो आपके पास एजेंसी है जो एनफोर्समेंट के लिए, कानून को लागू करने के लिए जो उल्लंघन करते हैं उसको आप जो है सजा दीजिए। नेशनलिज्म इज अ गुड वर्ड। ये तो केवल इस देश में है कि राष्ट्रवाद बुरा शब्द है। ये विवाद खड़ा करने की एक प्रयास किया जा रहा है। 21 फरवरी को रामजस कॉलेज लिटरेरी सोसाइटी ने कल्चर्स ऑफ प्रोटेस्ट के नाम से एक सेमिनार का आयोजन किया था। सेमिनार में देशद्रोह के आरोपी जेएनयू छात्र उमर खालिद को स्पीच के लिए बुलाया गया था। एबीवीपी के विरोध पर सेमिनार रद्द कर दिया गया। 22 फरवरी को आईसा ने रामजस कॉलेज से मॉरिस नगर थाने तक एबीवीपी के खिलाफ मार्च निकाला। मार्च के दौरान आईसा और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं में झड़प थी। एबीवीपी छात्रों का आरोप है कि आईसा के कार्यकर्ताओं ने देश विरोधी और आजादी के नारे लगाए। कांग्रेस ने कहा है कि एबीवीपी को राष्ट्रभक्ति पर लेक्चर देने का कोई अधिकार नहीं। यूपी में छठे चरण के चुनाव प्रचार में आज सबसे दमदार शो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का रहा।
गोरखपुर में अमित शाह का रोड शो करीब 5 किलोमीटर लंबा था। शहर की मुख्य सड़कों और संकरे बाजारों से निकले रोड शो को देखने लोग भी बालकनियों और छतों पर डटे हुए थे। हालांकि ज्यादा उत्साह में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकारी इमारतों पर भी पीएम मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के कटआउट लगा दिए थे। लेकिन जिला प्रशासन ने सारे कटआउट और होर्डिंग्स रोड शो शुरू होने से पहले ही उतार दिए। दूसरी ओर वित्त मंत्री अरुण जेटली और बीजेपी के यूपी प्रभारी ओम माथुर ने प्रचार खत्म होने से पहले दावा किया कि यूपी में बीजेपी की सरकार बननी तय है। सबसे अधिक प्रभाव उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम का होगा और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत, जबकि सरकार अपने 3.25 साल पूरे कर चुकी है, कि झूठ का रस पिला पिला कर मोदी जी उत्तर प्रदेश में यूपी और देश के लोगों की आंखों में धूल झोंक कर वोट बटोरना चाहते हैं। यूपी चुनाव के छठे चरण में 4 मार्च को 7 जिलों की 49 सीटों पर मतदान होगा। छठे चरण में महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ और बलिया में मतदान होगा। बीजेपी ने 1000 करोड़ के बजट की पूर्वांचल अथॉरिटी बनाने का चुनावी वादा किया है। 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 49 में से 28 सीटें जीती थी। यूपी के छठे चरण में 160 उम्मीदवार करोड़पति हैं। 126 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। एक और दिलचस्प आंकड़ा है कि छठे राउंड में कुल 635 उम्मीदवारों में से 229 ऐसे हैं जिन्होंने कभी कॉलेज का मुंह भी नहीं देखा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के जवाहर बाग हिंसा मामले की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। सीबीआई को जवाहर बाग हिंसा की जांच तुरंत शुरू करने का आदेश देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसके लिए एक एसआईटी बनाने और 2 महीने के भीतर रिपोर्ट देने को भी कहा है। अदालत ने यह फैसला जवाहर बाग कांड में मारे गए एसएसपी मुकुल द्विवेदी की पत्नी अर्चना द्विवेदी समेत 9 जनहित याचिकाओं पर दिया। कोर्ट ने इस मामले में फरार लोगों पर भी कड़ी टिप्पणी की। कहा कि जब हम दूसरे देश में बैठे आतंकियों का पता लगा सकते हैं तो फरार लोगों का क्यों नहीं। इसमें बहुत सारी कमियां पाई गई। मुझे लगता है एक तरीके से पूरी खाना पूर्ति की गई। और सबसे बड़ी बात ये कि कोई भी जो क्रिमिनल इंसिडेंट होता है उसमें कुछ मोटिव होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसमें मोटिव कौन है, उसका असली साजिशकर्ता कौन है, इस बात पे कोई जांच किया ही नहीं था इस मामले में। इसीलिए कोर्ट ने सारी चीज़ों को देखते हुए आज सौंप दिया है। मुझे लगता है अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 2 जून 2016 को मथुरा के जवाहर बाग की हिंसा में 2 पुलिस अफसरों समेत 20 से ज्यादा लोग मारे गए थे। जवाहर बाग में कब्जे के मास्टरमाइंड रामवृक्ष यादव की लाश भी हिंसा थमने के बाद पार्क से ही बरामद हुई थी। रामवृक्ष के संगठन स्वाधीन भारत विधिक सत्याग्रह ने विशाल पार्क पर 2 साल से कब्जा कर रखा था। हाईकोर्ट ने पार्क खाली कराने का आदेश दिया था, जिस पर रामवृक्ष समर्थकों ने भारी हिंसा की थी। जवाहर बाग में बनी झोपड़ियों से भारी हथियार, विस्फोटक और गैस सिलेंडर बरामद किए गए थे। यूपी सरकार ने सीबीआई जांच का विरोध करते हुए रिटायर्ड जज की अगुवाई में जांच आयोग बनाया था। रामवृक्ष यादव के सिर पर अखिलेश सरकार के एक मंत्री का हाथ होने का आरोप भी लगा था। रामवृक्ष यादव की डीएनए जांच अभी तक नहीं हो पाई है। 2 हफ्ते पहले ही पुलिस ने उसके पूरे परिवार का सैंपल लिया था। दिल्ली में सड़क पर मामूली कहासुनी के बाद 2 लोगों ने एक व्यक्ति को कार को आधी रात के वक्त उसके घर के सामने आग के हवाले कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। घटना दिल्ली के सुभाष नगर की है। रात के 1:45 बज रहे थे। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि कैसे 2 लोग अपनी कार से उतरकर एसयूवी के पास आए। पहले एक व्यक्ति ने बोतल से फॉर्च्यूनर पर पेट्रोल छिड़का और इसी बीच दूसरे व्यक्ति ने एसयूवी को माचिस दिखाई। 1 सेकंड के भीतर घर के बाहर खड़ी एसयूवी आग की लपटों में घिर गई और दोनों आरोपी फरार हो गए। हालांकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों आरोपी मनमीत और सौरभ अब पकड़े जा चुके हैं। सौरभ और मनमीत का फॉर्च्यूनर कार मालिक विनीत से सड़क पर विवाद हुआ था। विनीत का कहना है कि वो एसयूवी को स्लो चला रहे थे, जिस वजह से मनमीत सौरभ उसे ओवरटेक नहीं कर पा रहे थे। कहासुनी के बाद विनीत घर आ गया और कार को पार्किंग में खड़ी करके सो गया। रात 1:40 पर मनमीत और सौरभ विनीत के घर आए और उसकी कार में आग लगा दी। दिल्ली में 25 फरवरी को रोड रेज की वारदात में एक युवक की नाक काट ली गई थी। दिल्ली में 13 फरवरी को भी एक महिला की कार में तोड़फोड़ कर 3 लोगों ने उसके साथ बदसलूकी की थी। 16 फरवरी को एक एसडीएम का ड्राइवर भी रोड रेज का शिकार हुआ था। दिल्ली में 2 हफ्ते के भीतर गैंगरेप का 3रा मामला सामने आया है। लड़की नाबालिग है।
वारदात दिल्ली के बिंदापुर की है। लड़की के पिता ने रिपोर्ट लिखाई है कि लड़की स्कूल से लौट रही थी, तभी पड़ोस के एक लड़के ने उसे घर तक छोड़ने के बहाने लिफ्ट दी। थोड़ी दूर चलने के बाद एक और लड़का कार में बैठ गया। इसके बाद दोनों ने लड़की को बहाने से कोल्ड ड्रिंक में कोई नशीली चीज मिलाकर पिला दी और अनजान जगह ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया। काफी तलाश के बाद घर वालों को लड़की घर के पास एक बैंक्वेट हॉल के बाहर पड़ी मिली। उसके बाद आगे की सीट से उठाकर मंजिल सोलंकी पीछे ले गया। मंजिल सोलंकी जब तक लड़की होश में थी उसके सामने नहीं आया। बाद में उसको 3-4 जितने भी तो पता नहीं, और लड़की उन्हीं के एसएस बैंक्वेट हॉल मटियाला रोड के ऊपर ओन मटियाला रोड पे है और सोलंकी डेयरी उन्हीं की है, जिसमें वो उसको लड़की को वहाँ पे बुलाया तो लड़की में से लिपटी और एकदम कहा पापा मुझे बचा लो और बेहोश हो गई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, दूसरे की तलाश जारी है। लड़की का दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। दिल्ली में 25 फरवरी को भी कॉलेज छात्रा से गैंगरेप में 5 लड़कों को गिरफ्तार किया गया था। गैंगरेप में एक आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है, हालांकि पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की। फिल्म निर्माता निर्देशक महेश भट्ट को धमकी भरा फोन करने वाले शख्स को लखनऊ से पकड़ लिया गया है। फिल्ममेकर महेश भट्ट को अनजान शख्स ने फोन करके 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी। फिरौती की रकम ना मिलने पर उसने महेश भट्ट, उनकी बेटी आलिया भट्ट और पत्नी सोनी राजदान को जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने लखनऊ से एक व्यक्ति को पकड़ा है। गिरफ्तार किया गया शख्स खुद को बबलू श्रीवास्तव गैंग का बता रहा है। अब पुलिस सूत्रों का कहना है कि इसके बाद में जब महेश भट्ट ने इसकी शिकायत जुहू पुलिस थाने में दर्ज करवाई, तब ये मामला एंटी एक्सटॉर्शन सेल को ट्रांसफर किया गया और एंटी एक्सटॉर्शन सेल की जो टीम है वो फिलहाल उत्तर प्रदेश के लखनऊ के लिए रवाना हो चुकी है, जहां पर 24 साल के संदीप शाहू नाम के शख्स को फिलहाल हिरासत में लिया गया है और उसके बाद उसे गिरफ्तार करके मुंबई लाया जाएगा और उससे पूछताछ की जाएगी। कोई आदमी कह रहा था कि हम अंडरवर्ल्ड से है, वो पैसों की मांग की धमकी कर रहा था।